हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जसवाल आज आपके सामने केमिस्ट्री के यूनिट 3 का ही लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। इसमें आपको हम बताएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व क्या है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आवर्त सारणी में जो नेकाकार आवर्त सारणी उसमें 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। अब एस क्या थे, हमने जो बताया कि एस ब्लॉक वे होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल में गिरते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। जिनके इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गिरेंगे वो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गिरते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में गिरेंगे वो एफ होंगे। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है डी की। डी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अब आपको पता है कि आवर्त जो दिए गए हैं, ये ऊपर से नीचे 7 आवर्त दिए गए हैं। 7 में हम 4 देखें, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो पहले तो हमें एस ब्लॉक तत्व मिलेंगे। अगर उनको हम छोड़ दें तो हमारा जो ग्रुप है, वर्ग है 14, जिसको हम थर्ड ए कहते हैं, थर्ड बी, और ये फोर्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये सेवंथ बी, ये एथ बी हो जाएगा। और एथ बी में ध्यान दीजिएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 बी, और ये भी तीनों हो जाएंगे। ये मिला के इनको एथ बी कहा जाता है, एथ बी। और ये फर्स्ट ए, सॉरी फर्स्ट बी, और ये सेकंड बी, ये आपको पता है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन से तत्व आते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें सीधे हम इस ब्लॉक, अभी आप आवर्त सारणी सामने रखिए, उसको देखिए बस। तो यहाँ पे स्कैंडियम आपको मिलेगा जिसका परमाणु क्रमांक 21 होगा। Sc Ti टाइटेनियम, Vi वैलेडियम, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकेल, Cu कॉपर, Zn जिंक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन तत्वों के बारे में, मेनली यही सीरीज आपको पढ़ना है। बाकी जो तत्व हैं आप इनके नाम और क्रमांक याद कर लीजिए बस। बाकी इसमें हमें देखना कि 21 क्रमांक है, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, 29 और ये 30। अब यहाँ तक अगर हम बात करें 7वें आवर्त में, आपको पता है यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ तत्व और भी दिए गए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट बी है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मुद्रा धातु में कहते हैं। मुद्रा धातुओं का वर्ग है ये। और मुद्रा धातु में अगर हम बात करें यहाँ पे Ag हो जाएगा, और यहाँ Au हो जाएगा, और यहाँ पे C, यहाँ देखिएगा जिंक है, फिर यहाँ पे कैडमियम हो जाएगा, और कैडमियम के साथ यहाँ पर हम बात करें तो Hg हो जाएगा, पारा हो जाएगा, और जी 111 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे हो जाएगा Cm, ये हो जाएगा कॉपर्नियम, कॉपर्निशियम, ध्यान रखिएगा। और इसका 47 है, इसका 48, तो इसका 69 है, तो यहाँ पे 79 तो 80, यहाँ पे 111, ये 112 हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी की हम बात करें तो बाद में ध्यान दीजिएगा। 80 होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आवर्त सारणी में, हम देखें ये जो तत्व दिए गए हैं ये आवर्त को बताते हैं। यहाँ पे आप अब ये अगर हम बात करें, ये वाली सीरीज हमारी, क्योंकि ये आवर्त कौन सा, चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त में पहली संक्रमण सीरीज रखी हुई है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और यहाँ पे अगर बात करें ये हो जाएगी हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ये जो हो जाएगी ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी। संक्रमणों की श्रेणी, संक्रमण श्रेणी कर सकते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज।
तो ये हो जाएगी 4 ट्रांजिशन सीरीज। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसको पहले वाले को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, इसको सेकंड वाले को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, जो कि चौथे आवर्त की है फर्स्ट कहेंगे, पांचवें आवर्त में जो रखी हुई है उसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जो 6 आवर्त में रखी हुई है उसको हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, और जो 7वें आवर्त में रखी हुई है उसको हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लैंथेनियम, इसका परमाणु होता है 57, और यहाँ पर एक परमाणु होता है एक्टेनियम। एक्टेनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है लैंथेनियम और एक्टेनियम, इसका हो जाएगा 89। यहाँ से इसके बाद जो अगला तत्व होगा 58, फिर यहाँ पे हो जाएगा 58 के बाद 71 के बाद सीधे तो यहाँ पे 72, 73, यहाँ पे 74, यहाँ पे 75, 76, 77, 78, 79, 80। फिर अगर हम यहाँ पर 89 की बात करें, 89 के बाद 103 रखे तब तो अलग एक ब्लॉक में रखे हैं, और यहाँ पर 90 सॉरी 103 के बाद 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। इसके बाद फिर 111 है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 77 की बात करें तो हमारा कौन सा तत्व तो पीडीटी, प्लेटिनम, प्लेटिनम तत्व रखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 77 पे हमारा 77 पे नहीं 78 पे हो जाएगा, ये 78 पे होगा पीटी हमारा प्लेटिनम, जो हमारा तत्व होता है प्लेटिनम पीटी, ये 78 पर हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हैं तो 30 तक ये है, फिर 6 तो इधर होंगे 36 और 2 38, यहाँ पे 39 हो जाएगा। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तक तो आपको जो हमने मेन है वो हमें जो मेनली जानना होता है वो हमने यहाँ पे बता दिया है। अगर हम बताएं कि सारे तत्व तो आप सारे तत्वों के नाम क्या आसानी आप लोग देखते रहिएगा। जो भी तत्व यहाँ पे एक बार बता दें कौन से तत्व हैं। यटरियम होगा, जर्कोनियम होगा, नेविडियम होगा, मोलिब्डेनम होगा, टेक्सीनियम होगा, रोदर्बियम होगा, रथर्बियम होगा, पैलेडियम होगा, एजी होगा, कैडमियम होगा। तो यहाँ से इस तरह से तो आप देख सकते हैं आसानी में, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें जो मेन पढ़ना है हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, हमें बी ब्लॉक में सिर्फ इसे पढ़ना है, और बाकी जो कुछ मेन तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ तत्व हैं, जैसे यहाँ पे Hg की बात करें, ये है पारा, इसको हम पारा कहते हैं, पारा, जो कि द्रव अवस्था में होता है। अगर हम पूछें तो ये द्रव अवस्था में होता है रूम टेम्परेचर पर। और ये जो होती हैं ये वाली मैंने बता ही दी है, ये वाली पूरी सीरीज कॉपर की AgAu और रोसेडियम, ये जो तत्व होते हैं ये मुद्रा धातु में होती है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और ये जो 3 वर्ग हैं 8, 9 और 10, इनको एक ही वर्ग में रख दिया गया है, 8वें वर्ग में, उपवर्ग में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। थर्ड भी है और इसको यहाँ पर रख दिया गया है। तो इस तरह से हमारी सारणी पूरी तैयार हो जाती है। आप अब देखें तो अगर हम बात करें, सीधे बात करते हैं, ये पूरी श्रेणी हमारी होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां फैले हुए हैं, तो हम अगर बात करें तो 10 कॉलमों में, 36 कॉलमों में, या 10 इस तरह के ऊपर है 36 में 4 36 और 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम में हमारा डी ब्लॉक फैला हुआ है। इस डी ब्लॉक की विशेषता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बात करें तो पहले सीरीज को सिर्फ लेके और इसके बारे में इसकी विशेषता पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपको बता दे रहे हैं कि डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। तो जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमने बता दिया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम जा सकते हैं। इसके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर क्या तरीका क्या हमने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। यानी कि ये अगर पहला इलेक्ट्रॉन गया तो स्कैंडियम का या इसकी सीरीज का होगा, दूसरा गया तो इसकी सीरीज का होगा, तीसरा इस तरह का, इस तरह से 10वीं सीरीज में इन सभी तत्वों का होगा। इसे ध्यान रखिएगा। तो आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसके बारे में बताते हैं आगे, इसको ध्यान से समझिएगा। डी ब्लॉक तक तो आज आपको समझ में आएगा। इसमें कितने सीरीजें हैं, तो 4 सीरीजें पाई जाती हैं जो कि चौथे 5वें 6वें और 7वें आवर्त में फैली हुई हैं। यहीं पर 6ठे और 7वें आवर्त से एफ ब्लॉक भी अलग कर दिए गए हैं जो कि 57 और 89 के बाद के तत्व हैं, 14 तत्व। अगर हम बात करें यहाँ पर मुद्रा धातुओं का वर्ग, तो कॉपर AgAu और रोसेडियम, ये जो तत्व हैं ये मुद्रा धातु
के वर्ण है और कम सक्रिय भी है, यानी ये बहुत ज्यादा क्रियाएं नहीं करते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे जिंक, कैडमियम, Hg और कॉपर, मैग्नीशियम, ये जो तत्व हैं ये हमारे अंतिम तत्व है डी ब्लॉक के, ये चीज ध्यान रखिएगा। जिसमें पारा हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, तो इसकी विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं और सिर्फ पहली सीरीज हम रखते हैं अपने पास, बाकी आप लोग देखते रहिएगा। अगर हम बात करें इसमें कौन सा तत्व की क्या विशेषता है, डी ब्लॉक अगर हम पूछें सीधे, अगर हम पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक तत्व क्या है, तो डी ब्लॉक आप हेडिंग डालोगे और इसके आगे आपको लिखना क्या है, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक ऑर्बिटल में या डी ऑर्बिटल में गिरता है, वो तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरते हैं वे तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में ये तत्व आवर्त 4, 5, 6 तथा 7 में दस वर्गों में फैले हैं। अगर बात करें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम बताते हैं। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में बढ़ते हैं वो वे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान 4, 5 और 6 आवर्त में रखा गया है या पहले हुए हैं। तो आगे इसको बताते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसकी गुण पढ़ना शुरू करेंगे और पहला गुण हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होगा। तो जैसी बात आप अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमारा पहले में होता है। तो हम अगर बात करें फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की, इसमें पहले भी ध्यान दीजिएगा, हमारा अभी हेडिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको हेडिंग पहले डालनी है और इसमें थोड़ा सा लिखना है कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते क्या हैं। तो अगर हम बताएं तो डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा उसको ध्यान दीजिएगा। N/S1 और 2, यानी या तो एक होगा या तो दो होगा NS का, तथा जो D होगा N-1 D1-2-10 होता है। पहले इस बात को समझिए, ये NS और ये ND10 है क्या, N-1 D10 है क्या, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो समझ को सब कुछ जान रहेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक परमाणु बनाते हैं, इसके बीच में नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अगर हम आपसे पूछें के मान बताओ या n के मान बताओ, n बराबर मुख्य कौन रखेंगे आप, तो हमारी पहली हो जाएगी k, फिर l, फिर m, फिर n। अगर हम पूछें इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल है, तो इसमें s होता है, इसमें s और p होता है, इसमें s, p और d होते हैं, इसमें s, p, d और f होते हैं। लेकिन अगर हम इस तत्व के लिए पूछें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हमेशा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, जैसे हम एक करके बताएगा सेलेनियम का Sc21 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें कितना होता है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d1। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो पहली कक्षा यहाँ पे देखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, फिर 2 के बाद 8, फिर 18। तो 2 8 18, लेकिन यहाँ पे 18 कैसे होंगे इसको ध्यान दीजिएगा। ये होंगे पहले 2, फिर
6, फिर उसके बाद जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 8 10, 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक तीसरे वाले के पी ऑर्बिटल में भी भरे हुए हैं। डी वाला भी हमारा नहीं भरा हुआ, इसको हम कैसे भरते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा पहली कक्षा हमारी ये हो जाएगी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा ये हमारी पूरी भरी हुई है, इन दोनों से बात करेगा तो दूसरी पूरी भरी हुई है। अब तीसरी कौन सी है 3s 3p और 3d, यहाँ देख रहे हैं आपको 3 ये तीसरी कक्षा है, 3s 3p और 3d इन सब में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 3s जो है वो पूरा भरा हुआ है, यानी 3s जो है वो पूरा भरा हुआ है, और 3p जो है वो भी पूरा भरा हुआ है, 6 है पूरा भरा हुआ है, 3p भी हमारा पूरा भरा हुआ है। d में अगर हम देखें तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, यानी इस वाले में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 3d में यानी यहाँ पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ऊर्जा लेवल जो होता है वो अधिक होता है इससे, s वाले से। तो s वाले में पहले इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, क्योंकि इसका ऊर्जा लेवल ज्यादा होता है। तो ऊर्जा लेवल आपको पता है इसका कम है इसका ज्यादा है, इसलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, इसमें बाद में। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आता है, अगर हम कहें कि n हमारी अंतिम कक्षा है, n हमारी वो 4 है, n बराबर यहाँ पर अगर कक्षाएं पूछें तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अगर हम पूछें चौथी कक्षा हमारी क्या है n बराबर 4 है, तो ये बताइए कि इसमें s ऑर्बिटल किस वाले में गिरा है हमारा, ये 3d। ये देखिएगा बस आपको इतना देखना है, यहाँ से यहाँ तक इतना देखना है, ये 4s है और ये 3d है। तो अगर हम 4s पूछें, 4s क्या है तो 4s यानी ये वाला 4s है, ये वाला 4s है, इस वाले ये चौथी कक्षा है, इसमें s ऑर्बिटल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गिरा हुआ है n बराबर हम कहेंगे 4 है। लेकिन ये 3d है, तो 3d कब कहेंगे जब n-1 कर देंगे तो हमारा जो d हो जाएगा वो आ जाएगा, यानी n बराबर 4 है तो -1 कर देंगे बराबर हमारा 3 और ये d हो जाएगा। ये देखिए आ गया 3d, यानी कहने का मतलब ये है कि s ब्लॉक में जो ऑर्बिटल है 4s ये इलेक्ट्रॉन पहले गिर जाता है, उसके बाद ये गिरता है। एक बार फिर से समझिएगा इसको, अगर अच्छे समझ में आ गया तो ज्यादा सही है। कहने का मतलब क्या है ये समझिएगा, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अगर हम कहें सीधे 3d यहाँ पर मौजूद है और 4s यहाँ पर मौजूद है, आपको पता होगा 3d तीसरी कक्षा है, 4s ये चौथी कक्षा है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, यानी n बराबर हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब अगर हम कहें इस वाली कक्षा के पहले वाले में इलेक्ट्रॉन गिरता है, हमेशा 4 जो बाहरी कक्षा होगी उसको हमने n मान लिया है, तो n-1 यानी एक के अंदर जाएंगे, अगर एक कम कर दें तो कहाँ जाएंगे तीसरी कक्षा में जाएंगे, और तीसरी कक्षा में d ऑर्बिटल है तो वहां पर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गिरा, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि n-1d होगा। तो n-1 जितना n का मान दिया गया है उसमें से एक कम कर देंगे, यानी 3 वाली कक्षा में, यानी एक कक्षा अंदर, उसकी एक कक्षा अंदर 4 में है तो यहाँ पर 3 में है। अगर ये कक्षा बाहर 5 में तो 4 वाले d में इलेक्ट्रॉन गिरता है, ध्यान रखिएगा। अगर बाहरी कक्षा चौथी है तो उससे एक कक्षा अंदर, सीधे समझिएगा कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन 4s का है तो इससे एक कक्षा अंदर यहाँ पर d मौजूद होगा। 4s में बाहरी वाले में पहले गिर जाएगा इसमें, लेकिन d वाले में बाद में गिरेगा, इसे ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी अगर क्वेश्चन की बात की जाए, वो चाहे n बराबर 4 हो, 5 हो, 6 हो या 3 हो, जो भी है, n बराबर 4 दिया गया है तो d हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। n बराबर 4 तो बाहरी कक्षा चौथी हो जाएगी, लेकिन n-1 क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अगर हम बात करें n बराबर अगर 5 हो तो कक्षा हमारी जो d ऑर्बिटल होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो n-1, यानी कि हम ये 4d कहेंगे। फिर ये ध्यान रखिएगा, अगर s हमारा ये है, अगर ये s है तो ये वाला हमारा 4d हो जाएगा, अगर 5s है तो 4d में इलेक्ट्रॉन गिरेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा कि जिस कक्षा में अंतिम s ऑर्बिटल, जैसे हमने कहा 4s और 3d, तो 4s हमारा बाहरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, और 3d जो है उसकी एक कक्षा अंदर आएगी, तो जो हमारा n ये हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, n-1 कहेंगे। अब ये s है तो ये s के स्थान, अब ये हमारा d हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ये d1 टू 10 क्यों कहा गया है, 1 या 0 क्यों कहा या 2 क्यों कहा गया है, या कभी कभी n-s0 भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये अपवाद में हमने पढ़ा है कि जो अपवाद होते हैं उनमें n-s1 इलेक्ट्रॉन ही गिर पाते हैं, ये आपने किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर की, तो इनमें s में एक ही ऑर्बिटल गिरता है, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा उसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें स्कैंडियम का Sc, स्कैंडियम 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बताएं, यहीं पर अगर हम कॉपर का बताएं या जिंक बताएं, किसी भी तत्व तो सेम होगा। पहले देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। क्यों तो देखिएगा, दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 4 10, तो 8 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 और 8 10 हो गए, यहाँ पर 2 और ये 6 हो जाएगा,
6 और ये 8 हो जाएंगे और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। अब टोटल अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े तो कितने हो जाएंगे 2 8 10 10 8 18 2 20 और 1 21 यानी टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा ये। तो अगर अगली बात करें हम 22 का अगर हमें करना है किसी का भी करना है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इससे पहले वाले आवर्त की जो आखिरी गैस है इससे इस वाले आवर्त से पहले, तो अगर हम आपको बताएं कि आर्गन जो होता है आर्गन का क्रमांक होता है 18, तो अगर यहाँ पर देखिए हमारा 18 यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है सभी का 2 8 10 8 18, तो यहाँ तक के हमारा तो हो जाएगा। ये हम आर अगर चाहें ए आर रख देंगे इस तरह से, उसके बाद हमें ये फिर करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये जो है ये 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है, तो आर्गन जो आखिरी गैस है उसका हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 तक के सेम वही होना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाद में हमें जब अब 20 3 18 तक हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन डालना है, कई डालना है, 3 बचे, 3 क्या हो जाएंगे 2 एस में चले जाएंगे और 1 बी में चला जाएगा। अगला अगर हम बात करें तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इससे आसानी मिलेगी। 18 वाला जो समझ में नहीं आया होगा तो अगर डिवाइड करके समझ में आ जाएगा। अब आगे बात है 18 करके हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे हमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आगे ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आगे बता रहे हैं, तो आप सीधे बनाएंगे तत्वों की सीरीज बना लीजिए और जैसे स्कैंडियम का हमने बात किया तो इसका क्या हो जाएगा, इसका AR लिखेंगे और शेष इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा नीचे की ओर लिखना है, तो इसका 4s2 और 3d1 हो जाएगा। इसका बात करें तो इसका भी AR, अब AR सब में लगा देंगे तो 18 तक हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4s2 और ये 3d2 हो जाएगा, क्यों 2 22 लिखा है यहाँ पर 21 है, पहला डी 21वां इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, 22वां इलेक्ट्रॉन और 21वां इलेक्ट्रॉन दोनों डी में जाएंगे। इस तरह से पूरे हम कर सकते हैं AR और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d3, ये अपवाद है इसलिए यहाँ पर 4s1 हो जाएगा और नीचे 3d, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है यहाँ पर 4 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये अपवाद होगा और ऊपर हम आर्गन लिख देंगे, हमें 18 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अपवाद। अगला क्या है MN का भी हम यहाँ पर रखेंगे AR करने से हमें 18 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना पड़ेगा। फिर 18 के बाद हम क्या करेंगे 4s2, अब ये तो अपवाद है इसलिए हम 4s2 और 3d, कितने बचे 18 2 20 और यहाँ पे 5 25, ये भी हो जाएगा 3d। देखो यहाँ पे 3d और 3d 5 दोनों में है लेकिन ये अपवाद है, इसे ध्यान रखिएगा। तो अगला हमारा Fe का हो जाएगा, तो इसको भी AR और यहाँ पे 4s2 और ये 3d6 हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। फिर AR ये 27 हो जाएगा और 27 के बाद 4s2 3d7 हो जाएगा। फिर इसको अगर करें AR मतलब आर्गन, ये आर्गन का मतलब है यहाँ तक क्या आखिरी गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ तक हम अगर ना भी करें तो हमें मान लिया जाएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा सही है। किसी भी तत्व किसी भी आवर्त का, हमारी ये थर्ड सीरीज है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो आवर्त देखेंगे उसके लास्ट में जो तत्व होगा वो आवर्त सारणी का आखिरी गैस होता है, आखिरी तत्व होता है, इसलिए उसको हम रख सकते हैं। अगर हम चौथी सीरीज उठाएं तो हम तीसरे वाले आवर्त का अंतिम तत्व रखेंगे, अगर हम पांचवी सीरीज उठाते तो चौथी सीरीज का अंतिम तत्व उठा के रखते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी का शेष का नीचे रख देते हैं। अब आगे देखिएगा निकिल है, निकिल के पास 28 है इसलिए 4s2 और 3d8 हो जाएगा। अब कॉपर भी हमारा अपवाद है, इसको भी अपवाद के रूप में लिखेंगे इसलिए 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला भी अपवाद है, ये दोनों अपवाद है, मैंने आपको बता दिया ये भी अपवाद है। और जिंक का इसका भी सेम वैसे ही करेंगे AR और इसको बड़े ब्रैकेट में रखेंगे 4s2 और 3d10। अब ये हो गया 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका। अब अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप आसानी से कर सकते हो, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक का बता दिया किस तरह से, हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर से नीचे की ओर लिखा। अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे जिंक का लिख दें Zn कितना होता है 30 होता है, 30 को अगर हम लिखना चाहें तो AR इस तरह से और फिर 4s2 और 3d10 इस तरह से आप लिख सकते हो। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको आना चाहिए। तो AR में लिख दिया क्योंकि 18 तक के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये तत्व जो है इसका क्रमांक 18 होता है और जिसका 18 होगा अगर वो हम देखें तो आखिरी गैस है, आखिरी गैस रखने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक के सभी तत्वों का सेम ही होगा। इस तरह से आप इसको देखिएगा। फिर अगला हमारा लक्षण जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या बताते हैं आपको। ऑक्सीजन संख्या आपको पता है कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन चार्ज ले लेता है
तो वह उसकी जो क्षमता होती है उसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश ग्रहण करना, यही क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। तो कुछ तत्वों की इनकी ऑक्सीकरण संख्या हम बता देते हैं आपको, इस चीज ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा। तो आगे हम अगर बात करें तो जो स्कैंडियम होती है इसकी, अब यहाँ पे तत्व हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, और इसी के नीचे हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझ के बनाइएगा। इसकी +3 होगी, लगभग सभी तत्वों की +3 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। इसकी भी +3 होगी, इसकी भी +3 होगी, इसकी भी +3, इसकी भी +3, सभी की लगभग +3, अंतिम वाले तत्व की नहीं होगी बस, +3 +3 +3, और इसके पास नहीं होगी +3, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे अगर हम बात करें इसके पास +2 नहीं होगी, इसकी +2 नहीं होगी, और इसकी भी +2 होगी, इसकी +2, इसकी भी +2 +2 +2 +2, इन तत्वों की जो होगी +2 जरूर होगी। ये +2 ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात करें स्कैंडियम, स्कैंडियम के पास आपको पता है, आपने अभी 2, 8, 8, 1 किया है। अगर आप देखो तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, तो इसके पास अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, या तो ये लिखा रहेगा, या फिर 4s वाले में जो जा चुका है, तो 2, 8, 18, सॉरी 18, और इसके बाद 2 होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये वाला जो s का है ये 4s होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ये वाला भी त्याग सकता है, तो इसलिए इसकी +3 तो होगी, लेकिन +2 नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो +2 इसकी नहीं हो पाएगी। और आगे ध्यान दीजिएगा, आगे अगर और आगे हम बात करें तो 4 किसकी किसकी होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसकी +4 हो जाएगी, इसकी भी +4 हो जाएगी, और यहाँ पे एक आकर तक दिया गया है मैग्नीज, मैग्नीज की भी +4 हो जाएगी, Mn, इसकी भी +4 हो जाएगी, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बाकी सभी छूट जाएंगे। मैग्नीज की 5 नहीं होगी, +6 और +7 हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो +6 और +7 हो जाएंगे, +6 और Mn की बात करें +7, इसके इस बार इसकी +5 हो जाएगी, और इसकी +5 हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट, +5 पहले से +5, इसकी यहाँ पर छूट जाएगी, +6 और ये +7, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। तो किसकी किसकी +5 होगी, किसकी नहीं होगी, एक मिनट, कंफ्यूजन हो रहा है, ये +5 हो जाएगा, ये सब छूट जाएंगे। फिर इसके बाद मैग्नीज पर आएंगे, +6 इसका रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, और इसका भी +6 होगा, इसका भी +6 होगा, और इसका +7 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि इतने जो तत्व हैं, ये इतने इलेक्ट्रॉन त्याग कर इतना आवेश ले सकते हैं। स्कैंडियम जैसे अगर कहें, स्कैंडियम में अगर स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो इसके पास +3, 4 ला सकते हैं। अगर इसकी बात करें, इस पे 3 भी आ सकते हैं, प्लस टाइटेनियम के ऊपर अगर हम कहें 3 +4 भी आ सकते हैं, टाइटेनियम के पास 2 +4 भी आ सकते हैं, और टाइटेनियम के पास 4 +4 भी आ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये, लेकिन जिंक के बाद अगर बात करें, जिंक जैसे Zn है, जिंक के पास सिर्फ 2 +4 ही होते हैं, कभी 3 नहीं देखोगे आप, ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी 3 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कितने होंगे, तो 2 ही होंगे +4, यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। आपको पता होना चाहिए, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वही उसकी संयोजकता या उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो आपको ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपको नोट कर लीजिएगा। अब ये नोट कैसे करना है, ये हमने बता दिया, ये टाइटेनियम का ऑक्सीकरण संख्या दी है, और ये वैनेडियम की है, सॉरी स्कैंडियम की है, ये टाइटेनियम की है, ये वैनेडियम की है, ये क्रोमियम की है, ये मैग्नीज, ये आयरन, ये कॉपर, सॉरी कोबाल्ट, ये निकेल, ये कॉपर, और ये जिंक की है। तो जिंक की सिर्फ +2 ही दिख रही है, कॉपर की +2 और +3 भी दिख रही है, निकेल की भी +2 और +3 दिख रही है, कॉपर कोबाल्ट की +2 और +3 दिख रही है। तो ये चीज हम कैसे रखेंगे, पहले के पास 3 है, अंतिम वाले के पास 3 नहीं, आपको याद करने का तरीका क्या है, पहले के पास +3 है लेकिन अंतिम में नहीं है, दूसरे में देखिएगा पहले के पास +2 नहीं है लेकिन अंतिम तक के है, सिर्फ यहाँ पे पहला 3 वाला जो अंतिम छूटेगा और 2 वाला पहला छूट जाएगा, बाकी सबके पास 2 और 3 लगभग सभी के पास है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो +2 और +3 जो ऑक्सीकरण संख्या है वो लगभग सभी के पास, ये वाला ध्यान रखिए, इसके पास 2 होंगे, इसके पास 2 ही होंगे, ये 2 तत्व ऐसे हैं, लगभग 3 और लगभग 2 सभी के पास है। अब याद क्या करना है आपको, सिर्फ ये 3, 4, 5, 6, 7 ध्यान रखना है। तो 7 और 6 जो देखा जाए, 7 और 6 ये लगभग
मैग्नीज के पास ही है और मैग्नीज के दाएं बाएं भी 6 वाली है, लेकिन 5 अगर किसकी कहा जाए तो वैनेडियम की 5 होती है ऑप्शनल संख्या, बाकी 4 किसकी है, टाइटेनियम की है, वैनेडियम की है और मैग्नीज की। बस आपको इतना याद रखना है, इसको आसानी से याद कीजिएगा। 2 और 3 लगभग सभी थे और सबसे अधिकतम अगर पूछा जाए किस तरह की है तो मैग्नीज Mn की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन संख्या होती है ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन संख्या। बात करते हैं धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या होता है? सबसे अगर हम बात करें सीधे तो धात्विक लक्षण डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं सभी तत्व जो होते हैं वो धातु होते हैं। इसके बारे में अगर हम आपको और विशेष तौर से बताएं तो उसको ध्यान दीजिएगा। धात्विक लक्षण ये अगला अगली रिंग हो जाएगी, हमारी तीसरी हो जाएगी। पहले हमें एटॉमिक विन्यास पढ़ा, फिर ऑप्टिकल संख्या, इसके बाद धात्विक लक्षण। ध्यान दीजिएगा डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं क्योंकि इनके अंतिम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी आपने ध्यान दिया है कि जैसे दिया 4s2 और 3d1 से लेकर 10 तक, ये 3d1 to 10 पाए जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा 4s1 होगा 1 या फिर 2 ये होता है। 4s अब ये बताएगा 3d बाकी बचा है 4, तो अंतिम कोश कौन सा होगा तो आपको पता है। अगर आप काउंट करोगे 1 2 फिर 3 फिर 4 तो अंतिम कक्षा हमारी चौथी होगी। इलेक्ट्रॉन भले ही पहले गिरा है लेकिन अंतिम कक्षा तो हमारी चौथी होगी। तो अंतिम कोश हमारा S होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः ये आसानी से इन तत्वों को त्याग सकते हैं और ये अपचायक भी है और धात्विक भी है। तो इसे ध्यान रखिएगा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिन्हें त्याग कर ये धनायन बना लेते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें कि अंतिम ब्लॉक ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिन्हें क्या होते हैं प्लस चार्ज ले लेते हैं, जैसे हमने बताया जलन है, जलन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो ये 2 प्लस चार्ज चढ़ जाएंगे, ये धातु हो जाएगा। त्याग नहीं करता है जो धातु होता है, मैंने बता दिया। यानी ये कह सकते हैं धातुएं वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, जो अपचायक क्षमता रखती है, ये भी अपचायक क्षमता रखती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा जो अभी हमने थर्ड वीक सेकंड वीक बताया है, सेकंड वीक के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इनका अंतिम ऑर्बिटल जो होता है वो पूरा भरा होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे इसके बाद अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर रंगीन आयन। तो ये तत्व जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये रंगीन आयन ये यौगिक बनाते हैं। रंगीन आयन या यौगिक कलरफुल आयंस देते हैं या फिर कंपाउंड देते हैं। कैसे देते हैं ध्यान दीजिएगा। तो क्यों देते हैं ये जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि ये रंगीन आयन क्यों देते हैं या यौगिक क्यों देते हैं तो इसको समझिएगा। थोड़ी सी भाषा है, परिभाषा है इसकी। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सीधे ये परिभाषा रख लीजिए कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपूर्ण भरित होते हैं, सीधे कह सकते हो जिन तत्वों के डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरित या अपूर्ण भरे होते हैं वे रंगीन आयन या यौगिक
देते हैं। अब अपूर्ण का मतलब क्या है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D129 होगा। अतः यहां से लिख लीजिएगा, अतः जिनका D ऑर्बिटल D129 होता है। D129 का मतलब क्या है, ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं जिनके D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 129 होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अतः जिनके, चलिए सही कर लीजिएगा, जिनके D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन D129 होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। D129 का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा। D ऑर्बिटल का अगर बात करें इसके, इसे हमारा 1 2 3 4 और ये 5, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं और मिनिमम 1 जा सकते हैं। या फिर अगर कहें तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे हम अगर बात करें कि स्कैंडियम, अभी हमने लिया है स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये होता क्या है, 3D1 होता है और 4s2 होता है, ये आपने अभी देखा। अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो कौन सा जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसके दोनों चले जाएंगे, और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो D वाला जाएगा। कुछ ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पहले S वाले से जाएंगे बाहरी कक्षा से, उसके बाद अगर एक और त्यागेगा तो D वाले से जाएगा, तो D के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएंगे। यानी अगर हम बात करें स्कैंडियम प्लस प्लस और स्कैंडियम 3+, इनमें से कौन रंगीन आयन बनाएगा, तो आप क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम भरें तो D वाले में इसके एक ऑर्बिटल होगा, लेकिन अगर इस वाले को भरें तो इसके D ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात करें हम तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, तो जाहिर सी बात इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो जाएगी। ये वाला ऑर्बिटल, इसका D ऑर्बिटल D जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर D1 रहेगा। अगर हम बात करें ये वाला इलेक्ट्रॉन त्याग दे D 0 हो जाएगा। अब जिसके पास, हमने क्या बताया कि अगर D में एक ऑर्बिटल या D2 है या D3 है या D4 है या D5 है या D6 है या D7 है या D8 या D9, अगर इनमें से कोई कंडीशन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो वो तत्व अर्धभरित होते हैं, यानी ये पूरे ऑर्बिटल भरे नहीं होंगे। चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या फिर 4 हो या फिर 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, 10 नहीं होने चाहिए। अगर 10 हो जाएंगे तो ये यौगिक कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, इसका कोई रंग नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक इनमें से कोई कंडीशन रख रहा है D1 से लेकर D9 करके, तो ये कैसे होंगे, ये रंगीन होंगे। रंगीन कैसे होंगे, जिनके D ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 1 है 2 है 3 है या 9 तक के हैं, तो वो रंगीन आयन लेते हैं। लेकिन जिसका D0 या D10 हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, तो वो रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन या कलरलेस कह सकते हो, कलरलेस हो जाएगा। ये कलरफुल होंगे या रंगीन होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ये रंगहीन हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिनके D ऑर्बिटल पूरे भरे होंगे वो रंगहीन होंगे, और जिनका D ऑर्बिटल पूरा खाली होगा वो रंगहीन होंगे। लेकिन जिनके ऑर्बिटल में D ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक के कोई भी संख्या अगर है, तो वो रंगहीन नहीं होंगे, रंगफुल हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे। कलरफुल और कलरलेस में आपको अंदर पता होगा। कलरफुल, रंगीन और रंगहीन में थोड़ा सा अंतर है। रंगीन अगर कहें ये कलरफुल होंगे, और रंगहीन ये D129 और ये रंगहीन वाले D0 या D10, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप इसको याद रखिएगा, ये इससे आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा। रंगीन कौन होंगे, 1 से लेकर 9 तक का इलेक्ट्रॉन, रंगीन कौन होंगे, D1 to 10, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे इसको मिटाते हैं, रंगीन आयन कौन देंगे, रंगीन यौगिक कौन देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगला तत्व इसी से संबंधित है, इसी संबंधित, इसी को आप समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय गुण कुछ तत्व होते हैं, जैसे लोहा ले लो तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाता है, इसी तरह अन्य तत्व भी धातुएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाती है, क्यों होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें, चुंबकीय गुण
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, चुंबकीय गुण क्या होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो ये होता क्या है, अगर हम बात करें कि जिन तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। चुंबकीय जो गुण होता है वो दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इसको समझिएगा, इसको पैरामैग्नेटिक और ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। इस चीज को समझिएगा, ये जो चुंबकीय गुण होता है ये दो प्रकार का होता है। चुंबकीय गुण दो प्रकार का होता है, अनुचुंबकीय और प्रचुंबकीय। ध्यान दीजिएगा, अगर डी ऑर्बिटल या कोई भी अब पी की बात करें अगर तो ध्यान दीजिएगा वैसे, लेकिन देख लीजिएगा क्या है। अगर इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है पूरी, ध्यान दीजिएगा ये युग्मित है लेकिन ये चार युग्मित नहीं है। अब ये 3 अयुग्मित हैं, अब ये 2 अयुग्मित हैं, अब ये 1 अयुग्मित है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एक भी इसमें से कहीं इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, बिना जोड़े का है, तो वो हो जाएगा अनुचुंबकीय। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी तत्व बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन रख रहा है वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर कोई भी तत्व अगर पूरा दोनों ऑर्बिटल साथ इलेक्ट्रॉन अगर पूरा ऑर्बिटल अगर जोड़े के इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसकी कंडीशन समझ लीजिएगा, एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास है, चाहे 1 हो या हम कहें 2 हैं या हम कहें 3 हैं या हम कहें 4 हैं या 5 हैं, या इस तरह से कंडीशन, यानी सीधे हम कह सकते हैं अगर D1 to 9 की कंडीशन पाई जाएगी तो वे तत्व अनुचुंबकीय होंगे, और जिसके पास D1 या D0 या D10 होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो प्रचुंबकीय हो जाएंगे। यानी प्रचुंबकीय क्या होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित आ से आकर्षित, प्रति से प्रतिकर्षित, यानी आकर्षित मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ओर खींचते चले जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र ये वाले हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रचुंबकीय यानी दूर जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको मैंने दो प्रकार की बताई, इसको आप ग्राफ में बना लीजिएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें ये जो तत्व होते हैं, इस ग्राफ का ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित, और ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित, ये ग्राफ आप बना लेंगे तो इस भाषा को समझने में आसानी हो जाएगी। इसी के बाद बना लीजिएगा, या हम डेफिनेशन लिखा है उसके बाद इसको बना लीजिएगा, और फिर आगे हम डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया आपको। एग्जाम्पल इसमें बाद में करवाएंगे आपको, लेकिन इसको आप समझिएगा पहले कि वन क्या है, 10 क्या है, वही प्रॉपर्टी जो अभी आपने यौगिकों में पढ़ी है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन तत्वों के d ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। डी अपूर्ण की बात करेंगे तो डी अपूर्ण का मतलब है D1 to 10 नहीं 9, ये चीज ध्यान रखिएगा, 1 to 9। और जिन तत्वों के ध्यान दीजिएगा, जिन तत्वों के डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र में
आकर्षित होते हैं। ऐसे जो गुण होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें अनुचुंबकीय कहेंगे। ये अनुचुंबकीय होते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं। इनका मैंने D1 to 9 बताया है। अगला क्या है, दूसरा जिन तत्वों के d ऑर्बिटल पूर्ण भरे होते हैं यानी जोड़े में होते हैं, ये सीधा लिखिएगा। ऐसी कंडीशन होगी तो उनमें ऑटोमेटिक आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आपको अयुग्मित मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, जिन तत्वों के d ऑर्बिटल में या d ऑर्बिटल पूर्ण भरे हो, या हम ये कह सकते हैं कि d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़े में पाए जाए। अगर सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाए जाएंगे तब वो प्रतिकर्षित किया जाएगा, यानी अनुचुंबकीय नहीं होगा बल्कि प्रतिचुंबकीय होगा। या फिर ये कह सकते हैं जिनका d ऑर्बिटल पूर्ण भरा होगा, तो यह कह सकते हैं जिन तत्वों के d ऑर्बिटल में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं या में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाए जाते हैं, या फिर ये कह लें कि जिन तत्वों के d ऑर्बिटल पूर्ण भरे होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं, वो क्या होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं D0 और अथवा D10। ये दो कंडीशन होती है, या तो D10 D0 और या तो D10। तो ये क्या कहलाएंगे, ये बताएंगे वे तत्व चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ये हो जाएगा। और ऐसे तत्व क्या हो जाएंगे, प्रतिचुंबकीय। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए अनुचुंबकीय तत्व क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो जिन तत्वों के d ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो अनुचुंबकीय होते हैं और ऐसे तत्व चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर प्रतिचुंबकीय की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये भी बता सकते हो कि जिन तत्वों के d ऑर्बिटल पूर्ण भरे होते हैं यानी जिनमें जोड़े के ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वो प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करें Zn प्लस प्लस की, Zn प्लस प्लस, अगर हम आपसे बात करें कि Zn प्लस प्लस और Fe प्लस प्लस, Fe प्लस प्लस, ये तीन प्रकार होते हैं, लेकिन 3 प्लस भी होता है, बताइए तीन होते हैं, तीन भी होते हैं, दो भी होते हैं। Zn की बात करें इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में 20 थे, s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो D10 बचेगा, यानी इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, Ar आपको पता है। और इसके बाद क्या था 4s2 और 3d10, लेकिन 4s में दो प्लस चार्ज लगाए हैं इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे, ये 4d 0 हो जाएगा, सॉरी 4s 0 हो जाएगा। और d में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप भर के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इस कंडीशन देख के बता सकते हैं कैसा होगा, D10 है जैसे बात, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इसकी कंडीशन आप बताएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, इसके Ar है, Ar के पास 4s कितने थे, 4s2 थे और 3d6 थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3d6 आ गया, 4s अगर दो इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज निकल गए तो बाहरी कनेक्शन निकलेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी समझिएगा जब प्लस चार्ज लग जाएगा तो था क्या s2 था, लेकिन जब प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकलेंगे फिर इसके बाद यहाँ से, तो यहाँ से कभी निकले नहीं। तो अब अगर d से निकलने की बात आई तो d में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, d में 6 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 और ये छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अगर आपसे ये पूछे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप देख के बता सकते कितने हैं बिना जोड़े के, 1 2 3 4, ये वाला जोड़े में इसलिए इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको छुएंगे ही नहीं, 1 2 3 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर पूछे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं, 4। तो जाहिर बात ऐसी कंडीशन मिल गई जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, बस 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको अनुचुंबकीय कहते हैं, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, कितना हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक दो लक्षण और बता देते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं। अगर कितना समझ में आ गया होगा, अगला हमारा जो लक्षण हो जाएगा क्या कहते हैं, उत्प्रेरक गुण देखते हैं। इसके बाद उत्प्रेरक गुण देखते हैं।
क्या होता है उत्प्रेरक गुण, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है सभी तत्व क्या है, धातुएं हैं, वो कैसे धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करना। और ध्यान दीजिएगा इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है समान होती है लगभग, और साथ ही साथ इनकी जो ऑक्सीजन संख्या भी आपने देखी परिवर्तित होती रहती है, बार बार बदलती रहती है, किसी की कुछ है किसी की कुछ है, किसी की संभावित है कि 6 हो जाएगी, किसी की 7 हो जाएगी, किसी की 2 हो जाएगी, किसी की 3 हो जाएगी। इस तरह से ये तत्व जो होते हैं वो उत्प्रेरक गुण भी रखते हैं, परिवर्तित संयोजकता के कारण ये उत्प्रेरक गुण भी रखते हैं, इसको ध्यान देते हैं जरा, ध्यान दीजिएगा। बी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता के कारण उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि कुछ तत्व बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लेटिनम है, यौगिक बनाए जाते हैं, तो उसमें कुछ धातुएं डाल दी जाती है। आपने देखा होगा कि दूध से अगर हम बात करें जैसे वनस्पति तेल है, आपने प्रक्रिया पढ़ी होगी वनस्पति तेल, और इसमें अगर आप हाइड्रोजन डाल देते हो, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में या साथ में H2 गैस, और यहाँ पे एक पदार्थ आप डालते हो निकेल, निकेल जो है आपको डी ब्लॉक में ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर वगैरह देते हो तो ये बन जाता है आपका जो वनस्पति तेल हो जाता है वो बदल जाता है घी में। तो ये जो उत्प्रेरक है यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाला जो तत्व है ये निकेल, ये क्या काम कर रहा है, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, तो ये उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है कि किसी अभिक्रिया को धीरे धीरे हो रही थी उसको तेज कर देना और जल्दी से प्रोडक्शन करवा देना। इसी तरह आपने देखा होगा, अगर हम बात करें जैसे अमोनिया बनाई जाती है N2+3H2, आपने देखा होगा, और इसमें हम क्या डालते हैं Fe डाल देते हैं, Fe, और साथ में इसमें डाला जाता है मोलिब्डेनम, ये वर्धक होता है, ये उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक ये होता है, ये उत्प्रेरक होता है। तो ये क्या करता है, ये जो अमोनिया बनेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, वो बन जाएगी 2NH3, ये अमोनिया बन जाएगी, और ये जो Fe डाला गया है किस लिए डाला गया, ये उत्प्रेरक के कारण डाला गया, ये जो इस क्रिया को क्या करेगा, तेज कर देगा, इस क्रिया को तेज कर देगा। इसी तरह कुछ और भी क्रिया है, वॉन हैबर के द्वारा अमोनिया का निर्माण हो गया ये, और इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जैसे जल हो गया या जल को तोड़ना हो गया, प्लेटिनम हो गया इसमें। तो कुछ तत्व हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार से जैसे हम कहें कि एंजाइम का कार्य करते हैं, एंजाइम जैसे कि हमारे शरीर में क्रियावर्धक होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये उत्प्रेरक ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता के कारण उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे Na V2O5 वैनेडियम ऑक्साइड, Fe PT आदि, यानी जितने भी बी ब्लॉक के तत्व हैं लगभग कहीं से उत्प्रेरक को प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों उत्प्रेरक क्या है हमने बता दिया कि ये किसी अभिक्रिया में डाले जाते हैं, किसी अभिक्रिया को करवा रहे हैं, वो अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है, उसको हमें तेज करवाना है, तो उसमें हम ये तत्व डाल देते हैं जो भी आवश्यक है, जो उस अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। जैसे अभी हमने बताया अमोनिया बनाने के लिए हमने Fe का प्रयोग कर लिया, दूध से दही बनाने तेल से घी बनाने के लिए हमने निकेल का प्रयोग कर लिया। तो इस तरह से क्रिया जो है बहुत तेजी से कार्य करवा देती है और प्रोडक्ट जो होता है वो जल्दी जल्दी बन जाता है। ये होता है उत्प्रेरक। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, और हाई स्कूल में आप पढ़ के आए हो, इंटर में भी मिलेगा ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उत्प्रेरक हो गया। अगला देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं, बताते हैं यौगिक क्या होते हैं। यौगिक प्राप्ति, यौगिक की प्राप्ति जो होती है, ये डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, लगभग डी ब्लॉक के तत्व ऑक्साइड तथा सल्फाइड के रूप में या खनिज के रूप में के रूप में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, भूगर्भटी वगैरह में खाने होती हैं, खाने जहाँ से यौगिक निकाले जाते हैं तो उनमें पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व ऑक्साइड तथा सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। तो कुछ तत्व
जैसे कुछ तत्व, जैसे हम कहें पीटी, एयू, एजी, ये कुछ अअभिक्रियाशील है या अनअभिक्रियाशील है। अनअभिक्रियाशील होने के कारण, अनअभिक्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी ये किसी से यौगिक नहीं बनाते। ऑक्साइड की बात करें, जैसे हम जिंक की बात करें तो ZnO ये जिंक ऑक्साइड है, या ZnS ये जिंक सल्फाइड है। अगर हम कॉपर की बात करें CuS ये कॉपर सल्फाइड है, ये CuO ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक सल्फाइड है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जो कि अगर सल्फर के साथ जुड़े हुए हैं, सल्फर के साथ जुड़े हुए सल्फाइड है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए तो ऑक्साइड है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बारे में कुछ मिश्र धातुएं आती हैं कि इसको देख लेते हैं जरा। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, लास्ट पॉइंट है आपको ये, और इसके बाद फिर ये क्लास फाइनल हो जाएगी। और इसको अगर समझ में कहीं पे नहीं आया तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, एक बार देखिएगा। तो अगली हमारी हो जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मिश्र धातुएं, ये मिश्र धातुएं ध्यान दीजिएगा। डी ब्लॉक के तत्वों लिख लीजिएगा, तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होने के कारण ये धातुओं से मिलकर या संयोग करके, चलिए लिख लीजिए, संयोग करके मिश्र धातुएं देते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, मिश्र धातुएं देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने पीतल का नाम सुना होगा, पीतल, तो पीतल एक प्रकार क्या है, तो Cu और Zn 30% और ये 70%, ये दोनों मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से कुछ मिश्र धातुएं हो जाती हैं। मिश्र धातुएं जो होती हैं क्यों होती हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों की त्रिज्याएं जो लगभग होती है वो समान होने के कारण धातुओं से संयोग करके मिश्र धातुएं देती हैं। लेकिन अगर कभी कोई तत्व धातु प्लस Hg आप जानते हैं, Hg पारा से अगर संयोग करेगा तो ये उस धातु का धात्विक अमलगम बनाएगा। ये धात्विक अमलगम बनाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर अन्य धातु अगर Hg को छोड़ दें, डी ब्लॉक में Hg को अगर हम छोड़ दें, कोई भी धातु किसी दूसरी धातु से संयोग करेगी। मिश्र धातु में क्या है, मिश्र धातुओं से पता चला है कि दो धातुएं आपस में मिक्स हो गई होंगी, मिश्र हो गई होंगी और एक नई धातु बनी होगी, जिसका नाम क्या रख दिया गया है, मिश्र धातु। दो धातुओं के मिलने से एक नई धातु बनती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन अगर वहां पर Hg है तो उस जिस धातु के साथ मिलेगी उस धातु का वो अमलगम होगा। जैसे हम कहें सोडियम के साथ अगर क्रिया करें तो सोडियम अगर Hg के साथ मिल जाए, जैसे Na और प्लस Hg, ये मिलकर बन जाएगा सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये आपकी समझ में आ गया होगा। और आज का ये लास्ट पॉइंट था हमारा। और वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को भी करते रहिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो नहीं समझ में आया होगा उसको एक बार पुनः रिवाइज करके देख लीजिएगा, पूरी वीडियो समझ में आएगी।